नमस्कार, मेरा नाम शिवम मौर्य है। बात समझनी होगी तो पूरी सुननी होगी। आज हमारा टॉपिक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, ठीक है? इस पे हाल-फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं, ठीक है? सरकार और विपक्ष के बीच में इस पे काफ़ी बहस भी हो रही है। हालाँकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। इस पे सुनवाई होनी थी, फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। फिलहाल हम देखेंगे कि ये जो मुद्दा है वो इतना ज़्यादा क्यों आज न्यायपालिका में जाके या इतना ज़्यादा क्यों सुर्खियाँ बटोर रहा है, ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे हम इस मुद्दे पे, ठीक है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है? इसका एक पृष्ठभूमि होगा, उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन-कौन से पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, उस पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। दूसरी बात जो उनकी संवैधानिक पॉइंट है, मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है, उस पे हम बात करेंगे। फिर जो विगत नियुक्तियाँ होती थी, मतलब जो 2023 में सरकार ने कानून लेके आया, उसके पहले कैसे नियुक्त होती थी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उस फैसले को काउंटर करते हुए सरकार ने एक कानून लेके आया, ठीक है, नियुक्ति के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वर्तमान में क्या इशू हुआ जिसकी वजह से याचिका डाला गया और याचिका पे फिलहाल सुनवाई का बात अभी टला हुआ है, ठीक है। सुनवाई होनी थी 2 दिन पहले, बट अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वो मुद्दा टाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में इस मुद्दे को लेकर के कंट्रोवर्सी होने वाली, क्या आपस में ये लोग लड़ने वाले, क्या जो हमने पढ़ा है, ठीक है, पृथक्करण का जो शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, क्या यहाँ पर वो चीज़ हावी होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्या न्यायपालिका कार्यपालिका पे हावी होगा या कार्यपालिका न्यायपालिका पे हावी होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करने के लिए जानी जाती है, क्या उसके ज़रिए इस कानून पर रोक लगाएगी या फिर ये कानून जो होगा पास होगा और पास होने पर कार्यपालिका का संवैधानिक जो संस्थाएं उनके ऊपर एक प्रत्यक्ष पकड़ मजबूत हो पाएगा? इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत सरकार या जो न्यायपालिका है वो विदेशों की जो संविधान है उससे क्या सीख सकता है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मामला क्या है, ये आज का इशू क्या है, ये हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई टाल दी है, ठीक है। उस याचिका की सुनवाई होनी थी 2 दिन पहले, जिसको टाल दिया गया है। फिलहाल वो सुनवाई होगी और देखेंगे हम क्या होगा। इस कानून का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि यह नियुक्ति पैनल से भारत की मुख्य न्यायाधीश को हटाकर और सरकार को प्रमुख भूमिका देकर, ठीक है, चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया। मतलब इस बेस पे दिया गया चूंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है वो एक चयन समिति के द्वारा हुई है, ठीक है। चयन एक नियुक्ति पैनल बना था, उसके जरिए लिया है। नियुक्ति पैनल में सबसे जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस दौरान, ठीक है, नियुक्ति पैनल में न्यायपालिका की भागीदारी थी। फिलहाल सरकार ने उसे कानून दे करके बदल दिया और न्यायपालिका की भागीदारी को एकदम समाप्त कर दिया। उसी को लेकर के ये याचिका दायर की गई थी, ठीक है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, ठीक है। मतलब जो जिन्होंने याचिका डाला है उन्होंने ये बोला कि जो चुनाव आयोग है, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर कार्यपालिका का प्रभुत्व ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी स्वतंत्रता कमज़ोर होगी, ठीक है। और पहला तो ये कि चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है उसको कमज़ोर करता है, और दूसरा ये मुद्दा कि अनुपम बर्नवाल बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक आदेश दिया था कि जो चयन समिति होगी वो कैसे बनेगी, ठीक है। सरकार ने कानून ला करके इस चयन समिति के जो बनाने का जो तरीका था उसको उसने रोक दिया। तो इस पे भी मतलब याचिकाकर्ता ने बोला है कि क्या अनुपम बर्नवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट की 2023 की संविधान पीठ के फैसले का खंडन करता है जिसने चयन समिति के सीजीआई को शामिल करने को अनिवार्य कर दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चयन समिति में सीजीआई जरूर रहेंगे। फिलहाल उसको कानून बना करके कार्यपालिका ने हटा दिया है, ठीक है। यह मामला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है कि क्या प्रश्न है, सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि क्या संसद स्पष्ट औचित्य के बिना, मतलब बिना कुछ बताए, बिना कुछ उस पर कोई स्पष्ट औचित्य ना देना, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकता है? क्या संसद के पास ये पावर है कि संविधान अगर न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उस पर बिना कोई स्पष्ट जानकारी बताए उनके निर्णय को खारिज कर सकता है, ठीक है। ये इशूज़ हैं, ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चुनाव आयोग क्या है, ठीक है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, ठीक है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, भारत के चुनाव आयोग को सौंपता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 324 जो होगा चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ आर्टिकल 324(2) इसमें उल्लेख है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति महामहिम द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन नियुक्ति का जो तरीका होगा वो संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, मतलब संसद एक कानून बनाएगी, मतलब संसद एक प्रक्रिया बनाएगी जिसके जरिए नियुक्ति होगी। हालांकि जो नियुक्ति करेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, अब विगत जो नियुक्ति प्रणाली थी, मतलब 2023 के कानून के पहले क्या हो रहा था, ठीक है, दशकों तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। मतलब मंत्रिपरिषद सिफारिश करती थी कि इनकी नियुक्ति करनी है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देता था। ठीक है, आलोचकों ने तर्क दिया कि इसमें कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति मिल गई। ठीक है, मतलब जो आलोचक उस टाइम के भी जो आलोचक रहे होंगे 2023 के पहले, तो उन्होंने भी ये बोला था कि चूंकि कार्यपालिका को अब मंत्रिपरिषद अगर आप किसी को चूज कर रहा है तो जनरली वो अपने ही साइड के लोगों को चूज करेगा। ठीक है, अपने ही जो उनके पक्षधर होंगे उनको चूज करेगा। तो मतलब जो आलोचक थे उनका तर्क था कि कार्यपालिका को नियंत्रित शक्ति मिल गई है। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से अनियंत्रित कर लेगी। ठीक है, जिसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि कार्यपालिका अगर दे रही हो, प्रेसिडेंट नियुक्ति कर रहे हैं, तो उससे जो होगा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता तो पड़ेगी। फिर इसी याचिका को देखते हुए, ठीक है, एक केस बना जिसका नाम था अनूप बर्नवाल केस। ठीक है, जिसमें 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयुक्तों का जो नियुक्ति है वो एक चयन समिति करेगी और चयन समिति में 3 लोगों को शामिल किया गया। पहला भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और तीसरा जो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इन तीनों लोगों के द्वारा जिनके ऊपर सहमति दी जाएगी बहुमत के साथ, उनको ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उनको ही राष्ट्रपति जो होगा शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग की अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसका नाम है अनूप बर्नवाल केस। लेकिन फिर क्या होता है, ठीक है, मतलब अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होगा एक सरकार जो होगा एक अधिनियम लेके आती है। ठीक है, इसके बाद जो है सरकार एक अधिनियम लेके आती है जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023। ठीक है, इसमें क्या बात की गई, इसमें भी एक पैनल, ठीक है, चयन पैनल बनाने की बात की गई। ठीक है, इस चयन पैनल में बोला गया कि 3 लोग शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। उस मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब जो असलियत में जो इस समय मुद्दा जो हुआ है बहस का, वो यही है कि जो एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को डाला जा रहा है, उसके स्थान पे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन में सीजीआई थे। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को डालने का मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे जो लोग चयन पैनल में, ठीक है, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता है उनकी भूमिका 0 हो जाना। रीजन, जिस भी व्यक्ति जो भी सहमति होगा उस सहमति पर जो डिसीजन होगा वो 2-1 से तो सीधे सीधे कार्यपालिका के पक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो लोकसभा के विपक्ष के नेता की भूमिका को 0 करता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, दूसरा कि संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका को भी 0 करता है। ठीक है, ये एक दूसरा मुद्दा हो गया। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, ठीक है, जो बहस की भी बात की जा सकती है। जैसे आर्टिकल 141 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों और प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे। तो क्या 2023 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, ठीक है, क्या वो बाध्यकारी कार्यपालिका पे है या नहीं है, ये भी एक मुद्दा। ठीक है, ये भी प्रश्न उठता है कि क्या कार्यपालिका किसी भी संवैधानिक, ठीक है, संस्था के ऊपर अपनी प्रत्यक्ष पकड़ लगा सकती है क्या, या न्यायपालिका देखेगा या रोकेगा, इस पे भी प्रश्न उठती है। ठीक है, तो फिलहाल इस कानून को चुनौती किस आधार पर दिया गया, इस पे बात करेंगे। ठीक है, कानून की जो चुनौती दी गई है वो कार्यपालिका के प्रभुत्व के आधार पे, क्योंकि पता है कि कार्यपालिका के से 2 व्यक्ति रहेंगे, एक तो विपक्ष के नेता रहेंगे, लेकिन निर्णय जो होगा कहीं ना कहीं कार्यपालिका के पक्ष में पूरा 100% जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करने से सरकार को चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के ऊपरी हाथ प्राप्त हो सकता है, कि मतलब कार्यपालिका का पूरा जो होगा अधिकार उस पर स्थापित हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला किस आधार पर दिया गया कि न्यायिक प्राधिकार को कमजोर करना। ठीक है, न्यायिक प्राधिकार को कमजोर करने का तर्क क्या हुआ कि यह कानून प्रभावी रूप से अनूप बर्नवाल, ठीक है, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट देता है। तो मैंने यही बोला कि अभी आर्टिकल जो 141 जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को
सभी न्यायालयों और पदाधिकारियों को पर मानने की बाध्यकारी देता है। क्या ये है या नहीं है, ठीक है, ये तो आगे डिसीजन में पता चलेगा हमें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चुनावी स्वतंत्रता का प्रभाव, ठीक है। अगर कार्यपालिका का चुनावी प्रक्रियाओं पर, ठीक है, चुनाव आयोग पर और इन संस्थाओं पर पूरा का पूरा पकड़ हो जाएगा तो क्या यह स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से इलेक्शन करवा पाएंगी? क्या यह राजनीतिक प्रभाव के प्रति जो संवेदनशीलता है उससे दूर हो पाएंगी या फिर राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाएंगी, ठीक है। ये देखने वाली बात है। हालांकि हमारे B.R. अम्बेडकर साहब जी ने भी बोला है कि अगर किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती जो है उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता में निहित है, ठीक है। तो क्या उनके दिए गए कथन को भी यहाँ पे तोड़ा जा रहा है क्या, या सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र पे प्रहार है? इन सब चीज़ों का प्रश्न, हालांकि ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, ठीक है, और उसका जो डिसीजन होगा उसके जरिए ये सही है क्या गलत है इस पर हम डिसीजन हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। इफेक्ट में सबसे पहले चुनावी लोकतंत्र पर प्रहार होगा, ठीक है। मतलब चुनावी लोकतंत्र पर प्रहार का अर्थात ये हुआ कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की आधारशिला है, ठीक है, जो B.R. अम्बेडकर साहब ने भी बोला था। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न लग सकता है, जिससे जनता का विश्वास प्रभावित होगा। एक तो ये, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। दूसरा संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक शक्ति पर, ठीक है। यह मामला इस बात पर एक मिसाल कायम करेगा कि क्या संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर सकती है। ये मामला इस पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाली होगी, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 141 जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बाध्यकारी प्रकृत बनाती है और आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा का परीक्षण देता है, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन भी देखी जाएंगी, ठीक है। क्या न्यायपालिका विधायिका आपस में संतुलन बना के रखते हैं या एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं, ठीक है। एक मुद्दा इसमें उठता है कि शक्तियों का पृथक्करण का मुद्दा, ठीक है। ये इस पे भी देखेंगे कि आगे डिसीजन में क्या प्रभाव पड़ता है कि क्या न्यायिक रूप से तय मामलों में विधायी हस्तक्षेप होगी। मतलब जो न्यायपालिका ने कोई भी मुद्दे को तय कर दिया तो क्या उसमें विधायी हस्तक्षेप है कि नहीं है, ठीक है। क्या संसद बिना कोई औचित्य बनाए संविधान पीठ के फैसले को रद्द कर सकती है, ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है। हालांकि ये तो आगे समय बताएगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कि क्या होने वाली है, ठीक है। यदि न्यायपालिका कानून को रद्द कर देता है, दो चीज़ें, मतलब अगर न्यायपालिका कानून को रद्द करता है तब क्या होगा और अगर बरकरार रखता है तो क्या होगा, इस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। यदि न्यायपालिका कानून को रद्द कर देता है तो इससे संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या में न्यायिक सर्वोच्चता की पुनः पुष्टि होगी कि भैया संवैधानिक अगर रद्द हो जाएगा तो मतलब जो संविधान की व्याख्या में न्याय सर्वोच्च है, इस बात की 100% पुष्टि हो जाएगी। अगर रद्द होता तो हमें नहीं पता क्या होगा, हम तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो क्या होगा, तो न्यायपालिका संवैधानिक जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या पर हावी हो जाएगी, ठीक है। और यदि कानून को बरकरार रखा जाता है तो इससे चुनावी सुधार में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित हो सकता है कि चुनाव के सुधार में जो न्यायिक हस्तक्षेप वो सीमित हो जाएगा और कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता मिल सकता है। तो अगर रद्द होगा तो क्या होगा और रद्द नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे हमने बात कर लिया है। संवैधानिक बहस भी काफ़ी होने वाली है इस पे, जैसे, ठीक है, न्यायिक समीक्षा संसदीय प्रभुता, मुद्दा तो है कि न्यायिक समीक्षा और संसदीय प्रभुता में कौन जीता है। कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो पृथक्करण है इसमें कौन हावी होता है, ठीक है। तीसरा, लोकतंत्र में स्वतंत्र संस्थाओं की क्या भूमिका होगी, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्णय स्थापित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को खारिज कर दिया तो फिर सरकार के पास क्या है, ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार कुछ सुझाव पे हम बात कर लेते हैं। तो सरकार को जो फॉरेन संविधान है, विदेशों की जो संविधान है उसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, वहाँ से वो देख सकता है। उसके बाद एक चयन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, नियुक्ति करने के तरीके को बना सकता है, या फिर जो बनवाल केस में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर भी नियुक्ति कर सकता है। हाल फिलहाल हम देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से नियुक्ति की जाती है। जैसे ब्रिटेन में एक स्वतंत्र संसदीय समिति बनाई जाती है, ठीक है, और वो समिति जो होती है निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अमेरिका में चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो चुनाव आयुक्त है उसको राष्ट्रपति नामित करेगा। लेकिन सीनेट जो होता है, सीनेट वहाँ की, जैसे यहाँ पे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे वहाँ पे सीनेट होता है और सीनेट की मंजूरी जो होगा आवश्यक होता है, ठीक है। बिना सीनेट के मंजूरी के जो होगा ये
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, और तो फिलहाल इतना ही था ये मुद्दा। ठीक है, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक तो हमें यहीं तक चर्चा होंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका पे या विधायिका पे हावी होती है या विधायिका न्यायपालिका पर हावी होती है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से भी रिलेटेड है। दूसरी बात चुनाव की स्वतंत्र प्रक्रिया से रिलेटेड है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट लोकतंत्र की आधारभूत, ठीक है, जो एक चुनावी प्रक्रिया है जिसे हम निष्पक्षता और पारदर्शिता और स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, ठीक है, उस पर हावी कार्यपालिका के, ठीक है, निर्णय न्यायपालिका द्वारा हटाया जाएगा या रखा जाएगा। कहीं ना कहीं यह मुद्दा, ठीक है, भारत के लोकतंत्र से संबंधित है। फिलहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या देखने वाला विषय होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो इस पर हम और बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।